हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम 10 जुलाई को एजुकेशन और जॉब रिलेटेड न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के आवंटन सूची के बारे में। तो टीजीटी और पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो टीजीटी के 8 और पीजीटी के 19 विषयों का आवंटन कल जारी हो चुका है। इसके संबंध में क्या सूचना दे रखी है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गुरुवार को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 8 और पीजीटी के 19 विषयों का विद्यालय आवंटन जारी कर दिया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के 8 विषयों का पैनल 28 फरवरी, 18 मार्च और 21 मई, जबकि प्रवक्ता के 19 विषयों का पैनल 28 फरवरी, 18 व 19 मार्च को जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक यहाँ पर 19 विषय दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, विषय पूरे डिटेल में दे रखे हैं। इनका आवंटन घोषित किया जा चुका है। जो चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है upsessb.org पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें टीजीटी के 2 विषयों गणित व शारीरिक शिक्षा और पीजीटी के 2 विषयों नागरिक शास्त्र व अंग्रेजी का विद्यालय आवंटन जारी अभी नहीं हुआ है, जबकि इसका पैनल जारी किया जा चुका है। तो ये आवंटन जो लिस्ट जारी हुई है ये 2016 की वैकेंसी है और 2016 की वैकेंसी अब जाकर ये पूरी हो पाई है। तो जिन भी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो अपनी आवंटन सूची वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। इसी वर्सेस बीएड के नाम से पड़ी हुई है याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बीएड को बाहर करने के लिए याचिका डाली गई है बीटीसी के एक पक्ष ने। जो बीटीसी का एक पक्ष है उनका कहना है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, उनको केवल और केवल ट्रेनिंग के तौर पर भर्ती दी जा सकती है, लेकिन असिस्टेंट टीचर के रूप में भर्ती नहीं दी जा सकती। उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में भी कई बार हो चुकी है और हाईकोर्ट से मामला निस्तारित नहीं हो पाया है और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। तो देख लेते हैं क्या सूचना दे रखी है इसके संबंध में। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को शामिल करने को चुनौती देने वाली बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड के छात्र पात्रता नहीं रखते। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई को 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि बीएड उम्मीदवारों ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। तो ये कहीं ना कहीं कहना ठीक भी है, क्योंकि बीटीसी के जो ट्रेनीज हैं वो ऑलरेडी पूरी पात्रता रखते हैं, जबकि जो बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, वो भी भर्ती के बाद। तो जहाँ तक एक नॉर्मल कैंडिडेट्स का सोचना है, तो जितनी भी पात्रता होनी चाहिए वो जॉब से पहले होनी चाहिए। जॉब के बाद ही अगर ट्रेनिंग देनी है फिर तो आप किसी भी कोर्स से उठाकर लाइए, उसको भर्ती कर दीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग दे दीजिए। तो ये बाकी सारा निर्णय तो ये कोर्ट के ऊपर है, देखते हैं कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। वैसे शिक्षा मंत्रालय और एचआरडी मिनिस्ट्री ने एनसीटीई ने तो इसे लागू कर रखा है और इसे पूरी मान्यता दे रखी है। तो इसमें दे रखा है उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में ही भर्ती किया जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर 28 जून 2018 ये जो अधिसूचना जारी हुई थी 28 जून 2018 को जारी हुई थी। इसी से बीएड को मान्यता मिल गई थी प्राइमरी में एंट्री की। साथ ही जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधन को भी चुनौती दी गई है। इसके जरिए पूर्व प्रभाव से परीक्षा में बीएड के उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है। दरअसल बीएड को एंट्री तो करा दी गई थी एनसीटीई के माध्यम से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बीएड को एंट्री देने के लिए तमाम संशोधन पर संशोधन किए हैं, जिसको लेकर तमाम जो बीटीसी के याचिकाकर्ता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर यह निर्णय इतना ही पुख्ता था, इतना ही मजबूत था, तो उसमें इतने संशोधन करने की आवश्यकता क्या थी, और भर्ती के बाद इसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें फाइनली जो फैसला लिया जाएगा वो कोर्ट के द्वारा ही लिया जाना है। इसमें देखने वाली बात होगी कि फाइनली क्या डिसीजन आता है, क्योंकि कई राज्य हैं जिन्होंने बीएड को प्राथमिक में मौका तो दिया है, लेकिन प्रथम वरीयता बीटीसी को दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती से रिलेटेड। इसमें दिया गया है ट्यूबवेल ऑपरेटरों के रिक्त पद भरने पर ले निर्णय, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड करने को चुनौती। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती 2016 में रिक्त रह गए पदों पर भरे जाने के संबंध में 4 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह पद चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न करने के कारण खाली रह गए हैं। याची का कहना था कि सरकार चयनित लोगों को खाली पदों पर नियुक्त करने के बजाय पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अम्बरीश कुमार सिंह व 20 व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अगली भर्ती निकाली। 27 जून 2019 को 3210 अभ्यर्थियों को चयनित कर दस्तावेज सत्यापित करने के लिए बुलाया था, जिसमें से 614 अभ्यर्थी सत्यापन कराने नहीं आए। 13 सितंबर 2019 को 743 लोगों को दस्तावेज सत्यापित करने के लिए बुलाया गया। याचीगण के दस्तावेजों का भी सत्यापन हुआ था, लेकिन 27 नवंबर 2019 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो चयन सूची में उनका नाम ही नहीं था। कई चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया और पद खाली रह गए। आयोग का कहना था उसने परीक्षा लेकर अपनी संस्तुति राज्य सरकार को भेज दी है, उसका अधिकार समाप्त हो गया है, राज्य सरकार ही इस मामले में निर्णय ले सकती है। तो ये 2016 का मामला है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का, और हमेशा की तरह इसमें भी गवर्नमेंट ने और विभागों ने अपनी लेट लतीफ़ी और अपना आलस दिखाया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कुछ वैकेंसीज जब वेकेंट रह जाती हैं या किसी कारणवश उसमें पद नहीं भर पाते हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती हैं कि उनके पद को बैकलॉग में दिखाकर आगे की भर्तियों में ऐड कर दिया जाए। इसमें सीधा सीधा नुकसान अभ्यर्थियों का होता है जो समान योग्यता रखने के बावजूद भी उस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और इसमें समय दिया गया है 4 सप्ताह का, ताकि इस पर कुछ निर्णय ले। 4 साल में तो कुछ हो नहीं पाया, हो सकता है 4 सप्ताह में कोई निर्णय ले लिया जाए। नेक्स्ट इसी आर्टिकल में न्यूज़ दे रखी है, शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पर जानकारी तलब। ये मैटर है शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। इसके संबंध में सूचना दे रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से मामले की जानकारी मांगी है। शिक्षकों की ओर से याचिकाएं दाखिल कर कहा गया है कि उन्होंने अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन किया है। उनके प्रार्थना पत्र अपर निदेशक शिक्षा के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लंबित हैं। दीपिका श्रीवास्तव सहित लगभग 1 दर्जन अध्यापकों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सरकारी वकील को इस मामले में 16 जुलाई तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। तो यहाँ पर फिर से एक शिक्षा विभाग और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मामला हाईकोर्ट में लंबित है। लगभग इतने हजारों की संख्या में केस इकट्ठे हो चुके हैं कि अगर इस पर आयोग बनाते रहें तो सिर्फ और सिर्फ केस ही सॉल्व होते रहेंगे, बाकी का शिक्षा संबंधित कोई कार्य नहीं हो पाएगा। और ऐसा होता भी है, देखने को मिलता भी है कि हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में तो लगभग प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब शिक्षा से संबंधित मुद्दे नहीं लगते हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन भी जिम्मेदार है जो इस तरह की गलतियां करता है और गलतियां करने के बाद मामलों को उलझाता है। अभ्यर्थी परेशान होते हैं और परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है कि सरकार को भी इस पर स्टैंड लेना चाहिए। जिस पद पर जो अधिकारी तैनात हैं, जिस काम के लिए तैनात हैं, एटलीस्ट वो काम तो अपना पूरी ईमानदारी से करें, बाकी तो जो है सो है ही। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो जिस तरह से आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस में कटौती की है, उसी की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी अब अपने कोर्स में सिलेबस में कटौती करने जा रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण लगभग 2 से 3 महीने का समय वेस्ट हो चुका है और सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, और ऑनलाइन जो मैटर है, ऑनलाइन भी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पा रही है, बच्चों की पहुंच से अभी दूर है। तो यहाँ पर दे रखा है, प्रस्ताव पारित हो चुका है, बोर्ड सिलेबस की कटौती करने जा रहा है। तो इस पर एक तैयारी भी कर ली गई है कि किस तरह से इसमें सिलेबस में कटौती की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड भी 2020-2021 सत्र के लिए कोर्स कम करने जा रहा है। कोरोना के कारण मार्च से ही स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बाधित है। इसे देखते हुए यूपी बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों से कोर्स कम करने का प्रस्ताव तैयार कराया है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जुलाई महीने में यदि नियमित कक्षाएं नहीं चलती तो कक्षा 9 से 12 तक के पूरे पाठ्यक्रम का 10% हिस्सा कम किया जाए। इसी प्रकार अगस्त में पढ़ाई बाधित होने पर 20% और सितंबर तक कक्षाएं चालू नहीं होने की स्थिति में 30% का कोर्स कम कर दिया जाएगा। बोर्ड ने इसी फॉर्मूले के आधार पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, आर्ट, होम साइंस समेत पूरे कोर्स में कटौती करवाते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। तो देख सकते हैं इसमें महीने यानी मंथ के अकॉर्डिंग सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। अगर 1 मंथ है तो 10%, 2 मंथ के लिए 20% और 3 मंथ्स के लिए 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि कम समय में इतने ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे और जहाँ तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये एक अच्छा पहल है। तो इसमें एक आगे भी न्यूज़ दे रखी है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी कम करने जा रहा है कोर्स, तो इसमें संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी कम करेगा। और आगे दे रखा है कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण अगस्त तक। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज से ये न्यूज़ है, और यहाँ पर क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन
का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसमें दे रखा है यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 व 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण 25 अगस्त तक होगा। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को 2020-21 सत्र के लिए पंजीकरण कार्यक्रम जारी कर दिया। ये छात्र 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 9 व 11 में छात्र छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रति छात्र अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपए की दर से चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करेंगे। और ये जो सूचना है ये वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर 25 अगस्त की रात 12 बजे तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये जारी हो गया है शेड्यूल क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट न्यूज़ है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर। पॉलिटेक्निक को लेकर काफ़ी दिनों से असमंजस चल रहा था कि इसके एग्जाम कहाँ तक पोस्टपोन होंगे और इनकी डेट्स क्या होंगी। तो इसे लेकर फाइनली डेट्स आ चुकी हैं, तो देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। लिखित प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर एवं ऑनलाइन परीक्षा 15 सितंबर को कराई जाएगी। 4 सितंबर से प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी ये जो वेबसाइट है gcup.nic.in पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब प्रवेश परीक्षा सितंबर में कराने की तैयारी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव SK वैश्य के मुताबिक परीक्षाएं 2 पालियों में होना होगा। परीक्षा पहली पाली सुबह 9 से 12 और दूसरी पाली 2:30 से 5:30 बजे तक चलेगी। 12 सितंबर को सुबह की पाली में इंजीनियरिंग, दूसरी पाली में फार्मेसी की लिखित परीक्षा होगी। इससे अभ्यर्थियों को विकल्प भरने होंगे। इस बार परीक्षा 3,90,892 अभ्यर्थी बैठेंगे। तो ये न्यूज़ हो गई पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को लेकर। बोर्ड से ICSE बोर्ड का आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो जितने भी ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो आज अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और इसकी टाइमिंग है दोपहर 3 बजे। तो यहाँ पर दे रखा है ये जो रिजल्ट है 3 बजे ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org और results.CISCE.org, यानी इन दोनों पर आपके रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं जितने भी ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के। और इसमें दे रखा है स्टूडेंट SMS के जरिए भी अपना बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर दे रखा है, आप चाहें तो इस नंबर को देख सकते हैं। और इस बार ऑलरेडी ये लगभग 2 महीने रिजल्ट लेट हो चुका है कोरोना के चलते। और यहाँ पर दिया हुआ है काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल यानी CISCE ICSE ने 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट की तारीख बता दी है। बोर्ड के सचिव गैरी एराथन ने कहा कि दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट शुक्रवार 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट और SMS के जरिए भी देखे जा सकते हैं। 2019 में यही रिजल्ट 7 मई को प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते ये रिजल्ट लगभग 2 महीने लेट हो चुका है। तो CBSE के तो अभी फिलहाल डेट फाइनल नहीं हुई है, उसकी जो वायरल डेट हो रही थी वो फेक है। CBSE की तरफ से उस पर स्पष्टीकरण आ भी गया है। तो ICSE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इससे कंसर्निंग 10th और 12th में हैं उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस और आराम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं 3 बजे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस की बम्पर भर्तियों की। तो इसमें दे रखा है पुलिस में 6,000 दरोगा समेत 7400 भर्तियां होंगी। तो अब तक जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है और ये भर्ती आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। इसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6000 होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है, यानी जुलाई के लास्ट तक या जुलाई के नेक्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल सकती है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस में अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की जा चुकी हैं। भर्ती बोर्ड ने इस बार सब इंस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ स्टेनो व अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1400 पदों पर भर्ती की तैयारी की है। सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए नौजवानों की फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम 2020 में घोषित किया गया था। तो इस भर्ती का स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और ये भर्ती काफ़ी पहले ही आ जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते शायद ये डिले हो गई है। और कोरोना में देखा जाए जहां पर सबसे ज़्यादा जो फ्रंट वॉरियर का काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है पुलिस विभाग। तो ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में पुलिस कर्मियों की जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल भी बताया था मैंने आपको ANM की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कोरोना काल में जो फ्रंट वॉरियर का काम कर रहे हैं, एक तो नर्स और यूपी पुलिस, तो दोनों ही विभागों में जॉब्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि इन दोनों ही विभाग में भर्तियां जल्द से जल्द संपन्न कराएं। और जॉब रिलेटेड अपडेट्स आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी।
तो ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स को रिसीव करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।